हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीजी केम ट्यूटर। मैं हूं विभूदत्त गिरी। आज जो आप टॉपिक डिस्कस करेंगे वो तो आपको पता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ डी ब्लॉक मेटल आयन। तो ये जो डी ब्लॉक मेटल सीरीज का ये लेक्चर नंबर 3 है। आज का जो इम्पोर्टेंट बात क्या है तो आपको पता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में तो हम पहले यहाँ पे दो टर्म की बात करेंगे। पहला डाईमैग्नेटिज्म, एक और पैरामैग्नेटिज्म। तो इसके बीच डिफरेंस क्या है, यहाँ पे हम जल्दी जल्दी बात कर लेते हैं। पैरामैग्नेटिज्म वीकली अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो पैरामैग्नेटिज्म होगा, मतलब पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। और जो मैग्नेटिक फील्ड से दूर भाग जाएंगे तो दिस इज रिपेल्ड फ्रॉम मैग्नेटिक फील्ड। जो कंपाउंड मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होंगे वो क्या होंगे, डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। समझ में आ गया? Paramagnetism is due to presence of unpaired electron। यहाँ पे नो unpaired electron। तो दो बातें मैंने यहाँ पे बता दिया। ये वाला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए, ये पॉइंट हमको याद रखना पड़ेगा। तो फिर बता देता हूँ, जो सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा वो होगा पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, और जो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होगा वो होगा डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस। अगर एक कंपाउंड में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आता है, तो यहाँ पे थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी में बता रहा हूं, वीडियो आज बहुत लंबा होगा। तो पहला क्वेश्चन देता है, क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच इज पैरामैग्नेटिक। मान लो दे दिया ऑप्शन जिंक 2+, बहुत सारा ऑप्शन में एक साथ लिख देता हूं, आयरन 2+, सी ऑप्शन टाइटेनियम 4+, फोर्थ ऑप्शन निकेल 2+, NiCl 2-, NiCl 2-, FeCl6 4-, FeCl6 3-। ऐसे बहुत सारा ऑप्शन मैंने दे दिया। तो यहाँ पे देखो, एक ही क्वेश्चन में मैं दो टाइप का बना दिया। एक ऑप्शन में, 4 ऑप्शन में मैं डी ब्लॉक मेटल आयन को रखा है, एक और 4 ऑप्शन में मैंने कॉम्प्लेक्स को रखा है। तो दो क्वेश्चन को मैं एक साथ मिला दिया यहाँ पे। चलो, अगर हमको मेटल आयन दिया हुआ है तो हम यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे, क्योंकि पैरामैग्नेटिक वो बता रहा है ना, पैरामैग्नेटिक मतलब कंपाउंड में अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो होगा पैरामैग्नेटिक। तो जिंक 2+ एक D10 कॉन्फ़िगरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख पाते हो, अब मैं जानता हूं जिंक 2+ D10 का कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होता है, 5d ऑर्बिटल है, 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन तो ऐसे अरेंज होगा। तो मतलब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमको नजर नहीं आता है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के एब्सेंस के लिए जिंक 2+ होगा डाईमैग्नेटिक, तो मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। सेकेंड आते आयरन 2+ एक D6 वाला कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन 2+ D6 मतलब 5 मेटल, 5d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन, पहले 1-1 भर लेते हैं, एक एक्सेस है। तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। टाइटेनियम 4+ एक D0 कॉन्फ़िगरेशन, मतलब d ऑर्बिटल में, d सब शेल में कोई भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, तो ये भी होगा डाईमैग्नेटिक, मतलब ये पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। निकेल 2+ एक D8 कॉन्फ़िगरेशन है,
D8 कॉन्फ़िगरेशन, D8 मतलब 5 d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करो। 5 d ऑर्बिटल में 8 इलेक्ट्रॉन, कैसे? पहले 1 1 मैंने फिलअप कर लिया, 5 6 7 8, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख रहा है? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब यहाँ तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। तो अगर हमको मेटल आयन दिया हुआ है, अगर क्वेश्चन में मेटल आयन दे के वो पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक या डाईमैग्नेटिक, तो हमको क्या करना है? बस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। दिख रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो होगा डाईमैग्नेटिक। तो 4 ऑप्शन में से हमको 2 मिल गया। अभी आते हैं कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है तो हम यहाँ पे CFT वाला फंडा अप्लाई करेंगे। क्या बोला मैंने? अगर हमको क्वेश्चन में नजर आ जाता है एक कॉम्प्लेक्स वाला, तो हम यहाँ पे CFT अप्लाई करेंगे, VPT अप्लाई करेंगे। VPT से हमको मालूम पड़ेगा ज्योमेट्री क्या है, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। तो पहला जो डी ऑप्शन में है मेरे पास NiCl2-, ये एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। NiCl2- एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, वो हमको VPT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से पता चलता है। तो टेट्राहाइड्रल में CFT में हमको बताया गया है d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, नीचे 2 ऑर्बिटल है, ऊपर 3 ऑर्बिटल, इसको E बोलते हैं, इसको T2 बोलते हैं। अभी निकेल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो। निकेल यहाँ पे 2+ है, निकेल 2+ D8, 8 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है। पहले सभी को एक एक दे दो, 5 6 7 8, मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो NiCl2- क्या होगा? पैरामैग्नेटिक। क्या बोला मैंने? पैरामैग्नेटिक। अभी NiCl2- एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स है, एक स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स, ये भी हमको पता चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग कैसे होता है? ना 2 ऑर्बिटल नीचे, ये वाला, तो मतलब यहाँ पे जो 2 ऑर्बिटल है dxz dyz है, ये वाला dz2, ये होता है dxy, सबसे ऊपर वाला dx² y², और नीचे से ऊपर एनर्जी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो ये स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स का d ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग, d ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर, ये टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल का एनर्जी ऑर्डर। तो यहाँ पे NiCl2- में निकेल 2+ स्टेट में ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के बाद हमको मिला 2+, तो 2+ मतलब 3d8, तो 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ के फिलअप करना है। स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयरिंग शुरू होगा, 4 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप हो गया, और 8, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन क्या है? ना पेयर्ड है, इसलिए NiCl2- क्या होगा? डाईमैग्नेटिक होगा, डाईमैग्नेटिक। NiCl2- डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस, तो मतलब ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ये हो पाएगा। हमारा क्वेश्चन क्या था? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक, तो डी ऑप्शन पैरामैग्नेटिक, ई ऑप्शन पैरामैग्नेटिक नहीं है। देखो मैं यहाँ पे CFT का एप्लीकेशन कर रहा हूँ। CFT VPT कहाँ पे है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स का VPT CFT कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, ठीक है। एक और बात यहाँ पे मैंने बताना चाहता हूँ, अगर D8 वाला स्क्वायर प्लानर है, D8 स्क्वायर प्लानर हमेशा क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। ये पॉइंट को नोट कर लेना, D8 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज डाईमैग्नेटिक, ये पॉइंट नोट कर लेना। D8 स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स आर ऑलवेज डाईमैग्नेटिक। अभी आते हैं Fe6 4-, Fe6 4-, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये क्या है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में D का स्प्लिटिंग कैसे होता है? D ऑर्बिटल स्प्लिटिंग कैसे होता है? नीचे होता है 3, मतलब ये T2G वाला, ऊपर होते हैं 2 EG, ये एनर्जी ऑर्डर। लोअर एनर्जी वाला T2G और हायर एनर्जी ऑर्बिटल कौन है? EG सेट होते हैं। Fe6 4- में आयरन 2+ होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर, आयरन 2+ मतलब D6, CnH स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब सभी पेयरिंग हो जाएगा, ये वाला। तो ये T2G6EG0, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए ये होगा डाईमैग्नेटिक, तो ये हमारा आंसर नहीं है।
अभी आते हैं Fe3 माइनस Fe6 से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऐसे T2G वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई करो। लोअर एनर्जी में 3 ऑर्बिटल T2G, हायर में 2 ऑर्बिटल Eg सेट। ठीक है, मैंने ऑक्सीडेशन निकाल दिया आयरन 3+ स्टेट में। यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तुमको आयरन 3+ मिलेगा। आयरन 3+ मतलब 3d5। तुमको कॉन्फिगरेशन लिखना आता होना चाहिए। तो d5 Cn- लिगैंड है, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब पहले T2G में फिलअप होना चाहिए। 5 इलेक्ट्रॉन में T2G में फिलअप करूंगा, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, तो ये होगा क्या ना, पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, तो ये होता है हमारा कॉन्सेप्ट। तो कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक, कौन सा वाला डाईमैग्नेटिक, ये वाला। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो हमको यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया था मैंने, कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक, कौन सा वाला डाईमैग्नेटिक, मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। जिसका भी समझ में नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे VPT CFT थोड़ा अप्लाई किया है। तो मेरा यहाँ पे टॉपिक VPT CFT नहीं है, मेरे यहाँ पे टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इसीलिए मैं VPT CFT को यहाँ पे इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को यहाँ पे इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ। जिसको भी VPT CFT समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थोड़ा पढ़ लेना, उसके बाद समझ में आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अगर क्वेश्चन ऐसे दे दिया, व्हिच इज डाईमैग्नेटिक, मान लो क्वेश्चन ऐसे MnO4 माइनस MnO4 डबल माइनस FeO4 2 माइनस और COCl4 2 माइनस। इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक है वो पूछ रहा है। इनमें से कौन डाईमैग्नेटिक, जल्दी जल्दी चलो शुरू करते हैं। MnO4 माइनस, देखो सारी की सारी कॉम्प्लेक्स MnO4 माइनस। MnO4 माइनस अगर मैं निकालूंगा यहाँ पे मैंगनीज +7 स्टेट में मिलेगा तुमको। MnO4 माइनस में मैंगनीज +7 स्टेट में, मैंगनीज +7 D0 3D0 ना। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये क्या होगा, डाईमैग्नेटिक होगा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा MnO4 डबल माइनस। MnO4 डबल माइनस यहाँ पे निकालो मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर, तुमको मिलेगा मैंगनीज +6। मैंगनीज +6 मतलब D1 कॉन्फिगरेशन, मैंगनीज +6 D1, तो मतलब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये होगा पैरामैग्नेटिक। MnO4 डबल माइनस पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। FeO4 2 माइनस एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे आयरन कितना आता है, आयरन देखो +6 में आता है। FeO4 2 माइनस आयरन +6, आयरन +6 मतलब 3d2, आयरन +6 मतलब 3d2 कॉन्फिगरेशन। दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कैसे मेरे को पता चला ना, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में नीचे होता है 2 ऑर्बिटल, ऊपर होते हैं 3 ऑर्बिटल, तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे होंगे, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसीलिए FeO4 2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। तो COCl4 2 माइनस ये भी एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। COCl4 2 माइनस ये भी एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में 2 ऑर्बिटल, इसे लिख दो, ऊपर 3 ऑर्बिटल, मतलब ये E का और ये T2 का, ठीक है। उसके बाद मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल दो, तो यहाँ पे तुमको मिलेगा कोबाल्ट 2+ स्टेट में मिलेगा। कोबाल्ट 2+ में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन। तो पहले फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक ना। कोबाल्ट 2+ एक D7 कॉन्फिगरेशन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को, 7 इलेक्ट्रॉन को हमने टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में डिस्ट्रीब्यूट किया। पहले सभी में एक एक डाल दिया, उसके बाद पेयरिंग शुरू किया मैंने। तो लास्ट में हमको क्या नजर में आता है, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए COCl4 2 माइनस क्या होगा, पैरामैग्नेटिक। ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। तो मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया था व्हिच इज डाईमैग्नेटिक,
तो हमारा आंसर एक ही हुआ, कौन हुआ? ऑप्शन है। और बाकी तीनों क्या है? पैरामैग्नेटिक। ये क्वेश्चन मैंने बता दिया। नेक्स्ट आते हैं अगर कॉन्फिगरेशन दे देगा पैरामैग्नेटिक इज, ये क्वेश्चन दिया है, ऑप्शन दे दिया T2G6 Eg0, T2G3 Eg2, T2G4 Eg2, T2G6 Eg4। बताना इनमें से पैरामैग्नेटिक कौन है। देखो अगर कॉन्फिगरेशन ऐसे लिख के दे दिया, ये बहुत आसान है। T2G Eg वाला फंडा तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, तो पहला जो होता है T2G 3 ऑर्बिटल, ये T2G में 3 ऑर्बिटल, Eg में 2 ऑर्बिटल। पहले T2G6 मतलब यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, T2G6, तो यहाँ पे वन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये होगा डाईमैग्नेटिक। बट हमारा क्वेश्चन दिया है पैरामैग्नेटिक, तो मतलब ऑप्शन ए हमारा नहीं होगा। उसके बाद आता है T2G3 Eg2, कैसे होगा? देखो ये T2G वाला और ये Eg, सेकेंड ऑप्शन का हो, तो सेकेंड ऑप्शन T2G3 मतलब T2G में 3 ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन, सब में एक एक, और Eg में 2 ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे भी एक एक, तो यहाँ पे वन पेयर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है हमको, तो ये क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। ऑप्शन सी को आते हैं। ऑप्शन सी देखो T2G Eg, T2G4 Eg2, T2G4 मतलब पहले 3 डाल दिया मैंने, ये 4 हो गया, Eg में 2, तो यहाँ पे वन पेयर इलेक्ट्रॉन मिल रहा है हमको, तो ये भी होगा पैरामैग्नेटिक। और लास्ट ऑप्शन T2G6 Eg4, T2G6 Eg4 देखो कैसे होगा? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन, तो सभी में पेयर्ड हो जाएगा, और 2 ऑर्बिटल 4 इलेक्ट्रॉन भी पेयर्ड अप, तो T2G6 Eg4 हो गया, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप, वन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो लास्ट ऑप्शन वाला होगा डाईमैग्नेटिक। बट हमारा आंसर ये नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था? पैरामैग्नेटिक इज, तो हमको क्या मिला? बी एंड सी। तो ऐसे क्वेश्चन देगा कौन सा वाला पैरामैग्नेटिक, कौन सा वाला डाईमैग्नेटिक, ये एक टाइप का क्वेश्चन होता है यहाँ पे। तो हमको क्या याद रखना है? नॉन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक, नहीं है तो क्या होगा? डाईमैग्नेटिक। इसके लिए मेटल आयन दे देगा, कॉम्प्लेक्स दे देगा, या कॉन्फिगरेशन लिख के दे देगा। ये 3 टाइप का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बता दिया, तो तुमको थोड़ा प्रैक्टिस होना चाहिए VBT CFT का, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट आते हैं, तो एक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपेल क्यों होता है? तो अट्रैक्टेड इनटू मैग्नेटिक फील्ड एंड रिपेल्ड फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसा सिचुएशन क्यों, कैसे होता है और क्यों होता है? तो मान लो हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन में क्या होता है? चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज इन स्टेट ऑफ मोशन। इसके वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को डेवलप कर देगा। समझ में आ गया? तो इसीलिए हम ये बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज ए माइन्यूट बार मैग्नेट। क्या बोला मैंने? इलेक्ट्रॉन के अंदर चार्ज है, ठीक से ध्यान देके सुनो। इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या चार्ज है? इलेक्ट्रॉन तो हमेशा मूवेबल कंडीशन में होता है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन इधर उधर घूमता है तो वहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड ये जनरेट कर लेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड सेट अप से मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एक मैग्नेटिक फील्ड को तैयार करेगा। तो कंपाउंड के अंदर इलेक्ट्रॉन है, मतलब कंपाउंड के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसीलिए हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज कंसीडर एज ए टीन स्मॉल बार मैग्नेट। इलेक्ट्रॉन हम क्या बताते हैं? इलेक्ट्रॉन इज ए बार मैग्नेट, एक स्मॉल बार मैग्नेट। तो कंपाउंड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के से इंटरेक्ट करेगा। कंपाउंड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन करता है, इंटरेक्शन में पार्टिसिपेट करता है। मान लो
मैं यहाँ पे एक सैंपल रख दिया, मान लो ये एक सैंपल है जिसके अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन है, तो ये इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट, सभी इलेक्ट्रॉन एक एक बार मैग्नेट होता है, सभी इलेक्ट्रॉन एक एक बार मैग्नेट होता है। तो यहाँ पे जितने सारा इलेक्ट्रॉन, एरो मार्क मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो सभी इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सैंपल को मैंने अभी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड का मान लो ये डायरेक्शन है, या अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे दो बातें हैं, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट, इंडिविजुअल मैग्नेटिक मोमेंट जो इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल मोमेंट अगर अप्लाइड फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा, अप्लाइड फील्ड के साथ मतलब अप्लाइड फील्ड का डायरेक्शन जैसे सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन था उसका भी इसका भी मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में आ गया, इसको हम बोलते हैं अलाइनमेंट। तो ये सैंपल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो ये सैंपल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। ये कॉन्सेप्ट को बोलते हैं पैरामैग्नेटिज्म। ठीक से समझो बात को, अगर एक सैंपल में एक सब्सटेंस के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इसका इंडिविजुअल मोमेंट अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाएगा और कंपाउंड इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इज नोन एज पैरामैग्नेटिज्म। अगर सैंपल के अंदर कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट अप्लाइड फील्ड को क्या करेगा, अपोज करेगा। ये मान लो अप्लाइड फील्ड, ये सैंपल के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ, सॉरी सैंपल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक बार मैग्नेट, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड ये अपोज हो रहा है, तो ये क्या होगा, ये रिपेल होगा, ये होगा डाईमैग्नेटिक। तो अगर कंपाउंड के अंदर इंडिविजुअल इलेक्ट्रिक मोमेंट मतलब इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक मोमेंट, तो इसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन वजह से, इलेक्ट्रॉन के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ, डेवलप हुआ, तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड एक डायरेक्शन में आ जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे, तो यह पैरामैग्नेटिक होगा। अगर इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड एंड अप्लाइड फील्ड अपोज होंगे, वो होगा डाईमैग्नेटिक। बस ये लाइन याद रखना, individual magnetic field, applied magnetic field, if aligns then compound will be paramagnetic, and if induced magnetic field and applied field will oppose, then compound will be dimagnetic। ये सिचुएशन कब होता है, अगर सैंपल के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और ये सिचुएशन कब होता है, अगर कंपाउंड के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। बात क्लियर। नेक्स्ट आते हैं टेम्परेचर पैरामैग्नेटिक का रिलेशन। हम यहां पे बताएंगे क्यूरी लॉ, ये वाला बताएंगे। टेम्परेचर पैरामैग्नेटिज्म, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट, पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता है तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट डिक्रीज होता है, और मोलर ससेप्टिबिलिटी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये क्यूरी लॉ। यहाँ पे चाय का मतलब क्या है ना, मोलर ससेप्टिबिलिटी, मोलर ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। वह ऐसे भी याद रखो, टेम्परेचर इंक्रीज होने से पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है, ये टेम्परेचर मैग्नेटिक इफेक्ट क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो पैरामैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर इसके ऊपर कोई भी ग्राफ पूछ लेगा, मान लो पूछेगा अगर चाय टेम्परेचर का ग्राफ मैं ऐसे प्लॉट करूंगा तो ये वाला होगा, ये ग्राफ भी करेक्ट है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा इनमें से कौन सा वाला ग्राफ सही है या नहीं है, ये देखो चाहे टेम्परेचर के से इनवर्स रिलेटेड, तो ग्राफ ऐसे होगा। अगर ऐसे मान लो ऐसे दे दिया साई टी वर्सेस टी, तो बताओ अभी ये ग्राफ का शेप कैसे होगा, ठीक से बात को समझो। अगर इसको मैं थोड़ा यहाँ पे
सॉल्व करूंगा, एनरोल कर दूंगा इसको, तो साई बराबर c बाय टी हो जाएगा। यहाँ पे c का मतलब क्या है? c का मतलब क्यूरी कांस्टेंट। c का मतलब क्या है? क्यूरी कांस्टेंट। तो अगर ये हो गया साई इक्वल टू c बाय टी, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं साई टी बराबर टू c। तो मतलब साई टेम्परेचर का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पे ग्राफ में पूछ रहा है साई टी, ये वाला क्या होता है? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर हम जो भी चेंज करेंगे एक ही वैल्यू आएगा। तो साई टी ये पैरेलल होगा टू टेम्परेचर एक्सिस। समझ में आ गया बात? साई टी का मल्टीप्लिकेशन एक कांस्टेंट होता है। मतलब यहाँ पे हम टेम्परेचर का कोई भी वैल्यू लेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, सभी क्या होता है? एक ही वैल्यू आएगा, मतलब कांस्टेंट पैरेलल टू द टेम्परेचर एक्सिस। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ग्राफ साई वर्सेस 1 बाय टी, साई वर्सेस 1 बाय टी, तो यहां पे हमको बताना है तो ग्राफ कैसे होगा? जल्दी जल्दी बताओ कैसे होगा। यहां पे देखो, यहां पे क्या है? साई इक्वल टू c इंटू 1 बाय टी प्लस 0, ऐसे भी हम लिख सकते हैं c इंटू 1 बाय टी प्लस 0। ये हो गया y m, ये वाला हो गया x प्लस c, y इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट में। तो ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, अगर ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हम y वर्सेस x, तो y है साई, x क्या है? 1 बाय टी। अगर y वर्सेस x में ग्राफ प्लॉट कर रहा है तो यहाँ पे इंटरसेप्ट क्या है? c 0 है, मतलब ओरिजिन से शुरू होगा, और स्लोप क्या है? पॉजिटिव, तो ऊपर जाएगा। तो ऐसे होगा ग्राफ। ये तीनों है क्यूरी लॉ का ग्राफ, ठीक है, नोट कर लो। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी जल्दी। हो गया? चलो, क्यूरी लॉ कंप्लीट हो गया। अभी देखते हैं पैरामैग्नेटिक इफेक्ट। पैरामैग्नेटिक इफेक्ट originates from two sources, ये पॉइंट नोट कर लेना। पैरामैग्नेटिक इफेक्ट originates from two sources, मतलब पैरामैग्नेटिक इफेक्ट ये दो वजह से होता है, स्पिन मोशन, एक होता है ऑर्बिटल मोशन। इसका मतलब क्या है? मान लो मेरे पास ये वाला एक न्यूक्लियस है, ये क्या है? न्यूक्लियस, एक ऑर्बिटल जहां पे इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में ऐसे रिवॉल्व होगा ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस। तो यहां पे जो एक सर्कुलर पाथ में घूमता है, इसके वजह से एक ऑर्बिटल मोशन होगा। अभी अभी मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन को हम एक बार मैग्नेट जैसा भी मानते हैं। इलेक्ट्रॉन एक माइन्यूट बार मैग्नेट होता है। तो इलेक्ट्रॉन घूमने से इलेक्ट्रॉन का मोशन के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व होता है ना, तो ये भी मोशन है, स्टेट ऑफ मोशन। तो इलेक्ट्रॉन इज इन स्टेट ऑफ मोशन अराउंड न्यूक्लियस इन ऑर्बिटल। तो दिस मोशन इज we termed as orbital motion। और ये ऑर्बिटल मोशन के लिए भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। तो मतलब ये ऑर्बिटल मोशन कुछ कंट्रीब्यूट करता है पैरामैग्नेटिज्म को। तो दिस इज नोन एज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू पैरामैग्नेटिज्म। इसलिए मैंने बोला था पैरामैग्नेटिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मोशंस, स्पिन मोशन एंड ऑर्बिटल मोशन। ये तो मैंने बता दिया। ऑर्बिटल मोशन सिंपली ऐसे याद रखो, मान लो ये मेरा प्लैनेट है, सॉरी ये मेरा सन है, ये अर्थ है। तो ये अर्थ सन के चारों तरफ ऐसे चक्कर लगाता है। तो सन, प्लैनेट अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन। तो ये मोशन को क्या बोलते हैं हम? ये मोशन को क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल मोशन। तो मान लो ये न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ भी इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर लगाता है।
तो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस, तो दिस मोशन इज ए ऑर्बिटल मोशन एंड एस motion of electron generates a magnetic field, so this magnetic field is contribute to the paramagnetism and this contribution to paramagnetic is the orbital contribution। तो याद रखना ऑर्बिटल मोशन भी पारामैग्नेटिज्म को कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। चलो एक और बात यहाँ पे, मान लो ये इलेक्ट्रॉन का अपना एक्सिस है, ये एक्सिस चारों तरफ ये से चक्कर लगाएगा, जैसे हम जानते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, ये मेरा न्यूक्लियस रेड वाला न्यूक्लियस, ये ब्लैक वाला इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लैक इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे घूमता है, तो ये ऑर्बिटल मोशन, ये ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ऐसे भी स्पिन करेगा ना अबाउट ऑफ इट्स ओन एक्सिस, इलेक्ट्रॉन स्पिन्स अबाउट इट्स एक्सिस, तो दिस इज नोन एज स्पिन मोशन। ये देखो मैं एक साथ दो मोशन आपको दिखा रहा हूं, एक तो ये सर्कुलर पाथ में जो घूम रहा है ये वाला ऑर्बिटल मोशन, इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में भी चक्कर लगाता है, ये स्पिन मोशन, मतलब दो मोशन को हम मिला देंगे वो पारामैग्नेटिक इफेक्ट हो जाएगा। तो paramagnetism generates from two motion, एक orbital motion and एक spin motion, orbital motion spin motion, इसको और भी बोलते हैं spin angular momentum, spin angular momentum और orbital angular momentum। तो दो मोशन जो paramagnetic effect is generates from two motion, spin motion and orbital motion, इसलिए हम ऐसे लिखते हैं म्यू एस प्लस ओ, मतलब म्यू तो मैग्नेटिक मोमेंट है, स्पिन एंड ऑर्बिटल, बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन contributes to paramagnetism, both spin and orbital motion contributes to paramagnetism। ये वाला फिगर दिमाग में फिट कर लेना, यहाँ पे फिगर में दो मोशन हमको शो कर रहा है, तो एक ऑर्बिटल मोशन एक स्पिन मोशन, these two motion contribute to the paramagnetism। अगर स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, तो ये फॉर्मूला हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए यूज करते हैं, 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 अंडर रूट, यूनिट होता है bm, यूनिट होता है bm। क्या बोला मैंने, अगर बोथ स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन contributes to the paramagnetism, then we use this formula for calculation of magnetic moment। यहाँ पे s का मतलब क्या है, स्पिन कंट्रीब्यूशन, और l का मतलब क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। in this formula there is both spin and orbital contribution। ये किसके लिए यूज होते हैं, ये फॉर फ्री मेटल आयंस, मतलब यहाँ पे 3D सीरीज वाला मेटल आयन हम डिस्कस करेंगे। ये 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन, 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो ये फॉर्मूला में एक चीज हमको दिमाग में फिट कर लेना, यहाँ पे स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, इफ l इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया तो मतलब यहाँ पे l का वैल्यू 0 पुट कर लो, तो म्यू हो जाएगा 4s into s plus 1 अंडर रूट। यहाँ पे s का मतलब क्या है, स्पिन। If l equal to 0, मतलब orbital contribution is 0, orbital contribution is quenched, तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला तभी हम यूज करेंगे अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है, मतलब ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंच्ड। तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन इज क्वेंच्ड, मतलब 0।
ये फॉर्मूला को स्पिन ओनली फॉर्मूला बोलते हैं। ये फॉर्मूला को क्या बोलते हैं? स्पिन ओनली फॉर्मूला, स्पिन ओनली। तो ये म्यू स्पिन ओनली 4s into s plus 1। दिमाग में दो बातें फिट कर लेना। ये फॉर्मूला 3D सीरीज मेटल आयन का फ्री मेटल आयन के लिए, ये फॉर्मूला में स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो गया, तो वहां पे जो हम फॉर्मूला यूज करते हैं वो फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं? म्यू स्पिन ओनली। फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 4s into s plus 1। यहाँ पे s का मतलब है स्पिन, s का मतलब क्या है? स्पिन। तो जिस्ट में ये बता रहा हूं, अगर म्यू नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, ये कंडीशन कब होता है? म्यू नॉट इक्वल टू, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल मान लो, ये एक्सपेरिमेंट मैंने बता दिया, म्यू एक्सपेरिमेंटल या म्यू ऑब्जर्व, म्यू एक्सपेरिमेंटल नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ये सिचुएशन कब होता है? इफ देयर इज एन ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। इफ देयर इज ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, म्यू एक्सपेरिमेंटल इज नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। म्यू बराबर टू म्यू एक्सपेरिमेंटल बराबर टू म्यू स्पिन ओनली। ये कब होगा? म्यू एक्सपेरिमेंटल बराबर टू म्यू स्पिन ओनली। ये कब होगा? अगर इफ देयर इज नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन। ये सेकेंड केस, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन जब नहीं होगा, वहां पे म्यू एक्सपेरिमेंटल इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली होगा। अगर मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट कर रहा है, ऑर्बिटल मोशन, तो वहां पे म्यू नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ठीक है? तो ये दो बातें भूलना नहीं। चलो, यहाँ पे जो मैं फॉर्मूला बता दिया अंडर रूट 4s into s plus 1, ये भी हम जानते हैं s इक्वल टू हाफ इंटू n। यहाँ पे n का मतलब क्या है? ना नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या मैंने बोल दिया? मैं ये बोला मैंने, मान लो ये d सबसेल का 5 ऑर्बिटल, मान लो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 4। n मालूम पड़ रहा है ना? n क्या है? द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चारों इलेक्ट्रॉन का मैं अगर बताऊंगा, यहाँ पे स्पिन क्या होगा? ना हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 2 मिलेगा। तो इसको भी ऐसे हम लिखते हैं ना, हाफ इंटू 4, ये भी 2 होता है। तो स्पिन क्या होता है? हाफ इंटू 4 क्या है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसलिए मैंने यहाँ पे बोला स्पिन इक्वल टू हाफ इंटू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे डाल दो, s का वैल्यू डाल दो, क्या मिलता है? देखो, s का वैल्यू डालने से क्या मिलता है? म्यू। ये क्या है ना? स्पिन ओनली 4। s में क्या होगा? n/2, s बराबर टू n/2, 4s इंटू s प्लस 1, ये वाला था ना n/2 प्लस 1 अंडर रूट, यूनिट क्या है? pm। मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट क्या है? bm। तो म्यू स्पिन ओनली। ठीक है? तो ये 2 कैंसिल हो गया, ये 2n हो गया, n/2 में 2n प्लस 2, ये होता है अंडर रूट। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, तो म्यू स्पिन ओनली बराबर टू क्या होगा? देखो, n इंटू n प्लस 2 अंडर रूट। ये एक फॉर्मूला है। तो मैंने यहाँ पे 2 फॉर्मूला बता दिया, 3 फॉर्मूला। एक था म्यू इक्वल टू 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 का अंडर रूट। ये होगा बोथ ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, स्पिन कंट्रीब्यूशन के लिए। अगर स्पिन कंट्रीब्यूशन है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो फॉर्मूला को हम बोलते हैं स्पिन ओनली फॉर्मूला। ये 4s into s plus 1 ये वाला, और ये भी, ये 2 फॉर्मूला स्पिन ओनली फॉर्मूला। यहाँ पे स्पिन है,
और यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इसको भी हम ये भी बोल सकते हैं, अगर म्यू स्पिन ऑल इक्वल टू n into n plus 2 अंडर रूट यूनिट है bm, तो यहाँ पे म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, n। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होता है तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इंक्रीज होगा। तो दिमाग में फिट कर लेना, ये फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, म्यू स्पिन ओनली। म्यू स्पिन ओनली फॉर्मूला हम कब अप्लाई करेंगे, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है तो। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है 3d सीरीज मेटल के लिए, वो हम यूज करेंगे 4s वाला फॉर्मूला, 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 का अंडर रूट, ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। मेरा भी इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो है, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट, वहां पे मैंने डिटेल में बताया है कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और म्यू स्पिन ओनली, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होता है म्यू स्पिन ओनली भी 0 होगा, क्योंकि n का वैल्यू वहां पे 0 डाल दो तो 0 मिलेगा। अगर 1 आता है तो 1.73 bm होगा म्यू स्पिन ओनली। अगर n का वैल्यू 2 आता है 2.83 होगा, और 3 आएगा तो n का वैल्यू 3.87 bm होगा, और 4 होगा 4.90 bm। अगर म्यू का वैल्यू n का वैल्यू 5 आता है तो म्यू का वैल्यू होगा 5.92 bm। तो हमेशा ये वाला याद रखना, हमेशा ये याद रखना, अगर 2.83, अगर क्वेश्चन में दे दिया मैग्नेटिक मोमेंट इज 4.9, तो यहाँ पे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 4 तो ये पहला वाला नंबर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। देखो 3.87 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2.83 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1.73 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 5.92 मतलब 5 है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फ्रैक्शन में सपोज मैंने बता दिया 4.93, यहाँ पे n क्या होना चाहिए, यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होना चाहिए। समझ में आ रहा है बात? सर ये याद रखना। सर इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं इसके ऊपर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन लिख लेते हैं। स्पिन ओनली ऐसे लिखा है, म्यू स्पिन ओनली इक्वल टू 2.83 pm, मेटल आयन इज पहला ऑप्शन, निकेल 2 प्लस, कॉपर 3 प्लस, Zn 2 प्लस, आयरन 3 प्लस। म्यू स्पिन ओनली 2.83, तो इनमें से कौन सा वाला मेटल आयन होगा? देखो 2.83 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 है। म्यू स्पिन ओनली 2.83 दिया है, तो हमको क्या ढूंढना है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 ढूंढना है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेटल आयन हमको दिया हुआ है, बस इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमको लिखना पड़ेगा, और वहां पे हमको पता करना है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है। देखो निकेल 2 प्लस एक 3d8 वाला कॉन्फिगरेशन, d सबसेल में 5 ऑर्बिटल, 8 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं ऐसे फिलअप करूंगा, पहले 5 हो जाएगी, 6 7 8, यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, मतलब ये होगा आंसर। कॉपर 3 प्लस चेक कर लेते हैं, कॉपर 3 प्लस एक 3d6 वाला कॉन्फिगरेशन, 3d6 बस ऐसे तुमको काम करना है। 3d6 पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन डाल दो, 5 6 7 सॉरी 6 था, 6 तक था। कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर आ रहा है, कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4, ये वाला ऐसे काम करना है। तो अगर मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया और आयन पूछेगा, जितने मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया पहला वाला नंबर क्या होगा, वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
बट वो पता चल जाएगा। और मेटल आयन का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, आसानी से तुम सॉल्व कर पाओगे। अभी दे दिया नेक्स्ट, हाईएस्ट म्यू स्पिन ओनली इज फॉर, देखो म्यू स्पिन ओनली लिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में बता रहा है चलो एक ही स्पिन मोशन को कंसीडर करो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बोला था मेटल आयन के लिए हम क्या, कौन सा वाला, मेटल आयन के लिए दो मोशन, ऑर्बिटल मोशन भी स्पिन मोशन भी। बट यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया मेरे को म्यू स्पिन ओनली, मतलब यहाँ पे ये सभी मेटल के लिए वो ऑर्बिटल मोशन को इग्नोर कर दिया, केवल स्पिन मोशन ही कंसीडर कर रहा है। उसके हिसाब से क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन में क्या पूछता है इसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो हाईएस्ट म्यू स्पिन ओनली फॉर manganese 3+, iron 3+, cobalt 3+, टिटानियम 3+, ये सारे मेटल आयन दे दिया हाईएस्ट म्यू स्पिन ओनली। तो हाईएस्ट म्यू स्पिन ओनली मतलब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लागू होगा ना, म्यू स्पिन ओनली का दो फॉर्मूला मैंने बताया था, एक फॉर्मूला और म्यू स्पिन ओनली इक्वल टू n इंटू n+2 वाला फॉर्मूला, ये फॉर्मूला लागू होगा क्योंकि ये स्पिन ओनली का फॉर्मूला है। क्वेश्चन में पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में दे दिया म्यू स्पिन ओनली कंसीडर करो। चलो हाईएस्ट किसका है, तो क्या चेक करना है, नाम जानते हैं म्यू प्रोपोर्शनल टू n, म्यू प्रोपोर्शनल टू क्या n, बस हमको क्या ढूंढना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढना है। जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट होगा उसका भी मैग्नेटिक मोमेंट भी हाईएस्ट होगा। तो आयरन 3 manganese 3+, manganese 3+ क्या होता है d4, क्योंकि manganese है 3d5 4s2, 3+ मतलब d4, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। आयरन 3+ d5 मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। कोबाल्ट 3+ d6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 है। और टिटानियम 3+ d1 है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है। तो हाईएस्ट कहां पे, तो आयरन 3+ में। बस ऐसे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन काउंट करो तो आपको पता चल जाएगा किसका मैग्नेटिक मोमेंट हाईएस्ट है। म्यू स्पिन ओनली इक्वल टू 5.92 pm, कॉन्फ़िगरेशन इज म्यू स्पिन ओनली 5.92, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा ये बताना है। T2G6 Eg2, T2G4 Eg2, T2G3 Eg2, T2G5 Eg2। तो ये दे दिया, ये कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिया है, मतलब ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में बता रहा है। तो म्यू स्पिन ओनली बता रहा है 5.92, तो इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। म्यू स्पिन ओनली 5.92 दिया हुआ है, तो इसका मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। तो हमको जो T2G Eg वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, बस हमको ढूंढना है कहां पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है। देखो T2G6 Eg2, तो पता करना है T2G में 3 ऑर्बिटल और Eg में 2 ऑर्बिटल। T2G6 मतलब यहाँ पे 6 वाला ही, और Eg2 तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नजर में आता है, 2। तो पहला केस में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सेकेंड आते हैं T2G4 Eg2, ऐसे T2G Eg, T2G4 3 ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन, तो पहले 1 डाल दो ये वाला, और Eg में 2 है, तो यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4, तो सेकेंड ऑप्शन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। देन सी ऑप्शन में T2G3 Eg2, T2G3 Eg2, तो T2G3 3 Eg2, तो ये हो गया कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
5। तो ये हो गया ना आंसर। तो हमको क्या चाहिए था, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो सी हो जाएगा। और T2G5 Pg2, T2G5, T2G में 5 इलेक्ट्रॉन, 3 ऑर्बिटल 5 डालो, पहले एक एक डाल दिया, 3 4 5, और Eg में 2 है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, लास्ट ऑप्शन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऑप्शन सी। तो ऐसे सॉल्व करना है, अगर म्यू स्पिन ओनली दे दिया बस ऐसे हम सॉल्व करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मैच कॉलम 1 विद कॉलम बी, ये क्वेश्चन दे दिया मैच कॉलम 1 विद कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो मतलब कॉलम 1 में हमको कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, कॉलम 2 में इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कॉलम 2 में क्या दिया है, कॉलम 2 कंटेन्स म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। और कॉलम 1 में क्या है, कॉलम 1 कंटेन्स कॉम्प्लेक्सेस, कॉलम 1 कंटेन्स कॉम्प्लेक्सेस एंड कॉलम 2 कंटेन्स म्यू स्पिन ओनली। स्पिन ओनली का मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है, कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, तो हमको मैच करना है, ठीक है। चलो तो एक्चुअली क्या करना है ना, एक्चुअली यहाँ पे जो मैग्नेटिक मोमेंट दिया हुआ है तो ये तो पता चल रहा है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो पहला जो 2.83 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, और यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या होगा 3, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होगा। बस ये कॉम्प्लेक्स में ढूंढना है कहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 ये होगा। देखो ये जो कॉम्प्लेक्स, इतने ही सारा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे दिया हुआ है, सारे के सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। कॉलम 1 में जितने भी कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिख के दिया है क्वेश्चन में, सारे के सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डी ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होता है, नीचे होता है 2 और ऊपर होता है 3, ये आपको मालूम होना चाहिए। E-T2 बोलते हैं, E-T2 बोलते हैं। तो चलो FeCl4 2- दे दिया, पहला FeCl4 2-, तो FeCl4 2- में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो आयरन 2+ होगा। तो आयरन 2+ मतलब D6, 6 इलेक्ट्रॉन को फिलअप करना है, 1 2 3 4 5 6, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 मिला। तो मतलब FeCl4 2- में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मतलब A मैच हो गया R के साथ, A मैच यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, A मैच हो गया R के साथ, ठीक है। चलो अभी FeCl4-, FeCl4- निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर 3+ होगा। FeCl4 3+, आयरन 3+ होगा, तो आयरन 3+ मतलब D5, 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप, उल्टा हो गया। ये टेट्राहेड्रल मतलब ना नीचे होगा 2 ऊपर होगा 3, 5 इलेक्ट्रॉन फिलअप करना है, 1 2 3 4 5, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो B का S होगा, B का होगा S, ये वाला S है। चलो अभी COCl4 2-, COCl4 2-, यहाँ पे भी कोबाल्ट 2+, कोबाल्ट 2+ मतलब D7 फिलअप करो, नीचे 2 है E, ऊपर 3 है T2G, 7 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 हुआ। तो कोबाल्ट का 3 मतलब Q, C का होता है Q, और D का क्या होगा बताओ।
डी का होगा पी और हो गया काम। तो सारे के सारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसे सॉल्व किया। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स को लेके इजी Tt2 वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दिया। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद मैंने इलेक्ट्रॉन को फिल अप किया T2 और E और T2 ऑर्बिटल में। तो उसके बाद मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल गया। अभी आते हैं एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट का एप्लीकेशन क्या क्या है? अभी हेडिंग क्या है? एप्लीकेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। तो पहला एप्लीकेशन, पहला ये बता था, मतलब मेरे को पता है एक D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, एक D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मैग्नेटिक मोमेंट अगर 1.73 pm होगा, मैग्नेटिक म्यू स्पिन ओनली, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ म्यू स्पिन ओनली। अगर म्यू स्पिन ओनली 1.73 है तो इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा? सेम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स अगर म्यू स्पिन ओनली 5.92 pm होगा तो क्या होगा कॉन्फिगरेशन? क्या बोला मैंने? एक D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, मतलब 3D5 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। म्यू स्पिन ओनली अगर 1.73 तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा, और म्यू स्पिन ओनली 5.92 है तो कॉन्फिगरेशन क्या होगा? चलो, अगर म्यू 1.73 है तो यहाँ पे पता चल चुका है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होना चाहिए और 5.92 में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 होना जरूरी है। तो हम ऐसे लिखेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिया, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दे दिया तो मतलब नीचे T2G वाला और ऊपर Eg वाला, ये तो हमको पता है। नीचे होता है T2G सेट, ऊपर होता है Eg सेट, ये हमको पता है। तो 5 इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे फिल अप करेंगे, ऐसे अरेंज करेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। तो कैसे? 1 2 3, पहले तो T2G में फिल अप करेंगे और बाकी बचा 2 को हम कैसे फिल अप करेंगे? अगर मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूं 2 को तो 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, जो ये वाला सिचुएशन होगा 3 4 5। यहाँ पे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन? 5, तो ये वाला। तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? T2G3 Eg2। मतलब कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए मैग्नेटिक मोमेंट भी हेल्प करता है। तो यहाँ पे कैसे होगा? जैसे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है ना, तो यहाँ पे कॉन्फिगरेशन क्या हुआ? T2G5 Eg0। मैग्नेटिक मोमेंट से हम कॉन्फिगरेशन लिख पाते हैं। दूसरी बात, तो ये एक हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, एक हाई स्पिन, HS मतलब हाई स्पिन, एक लो स्पिन। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन? हाई स्पिन मतलब क्या है? तो यहाँ पे देखो सभी का स्पिन ऐड करो 5/2 आएगा और यहाँ पे स्पिन देखो हाफ आएगा, मतलब इनमें से अब बड़ा वैल्यू कौन सा है? 5/2, मतलब यहाँ पे स्पिन ज्यादा है इसलिए हाई स्पिन, ये लो स्पिन। तो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स को जानने के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हेल्पफुल है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखने के लिए भी मैग्नेटिक मोमेंट बहुत हेल्प करता है। और मैग्नेटिक मोमेंट से हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी पता चल जाता है ना? मैग्नेटिक मोमेंट से भी हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता चल चुका है। ये एग्जांपल में मैंने 3 बात बता दी है। एक तो मैग्नेटिक मोमेंट से हमको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, दूसरी बात हम कॉन्फिगरेशन भी लिख पाते हैं, तीसरी बात कौन सा कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन, कौन सा कॉम्प्लेक्स लो स्पिन, ये भी हमको पता चल जाता है। अभी इसका एप्लीकेशन में और एक और देखते हैं, ज्योमेट्री भी हम डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। ज्योमेट्री भी हम डिसाइड करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट से। कैसे? मान लो मेरे पास NiCl4 और एक है NiCl4 ये 2 कॉम्प्लेक्स के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। यहाँ पे हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, यहाँ पे निकेल 2+ मतलब 3D8, तो यहाँ पे भी निकेल 2+ और 3D8। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट आता है
म्यू स्पिन ओनली, यहाँ पे म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट आता है 2.83 pm, बट यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन ओनली आता है 0 pm। ये भी देखो, ये निकेल 2 प्लस d8, ये भी निकेल 2 d8, बट मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है, म्यू स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट डिफरेंट है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो पहला वाला जो केस NiCl4 माइनस, यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2, बट यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये कैसे होगा? देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 डिफरेंट ज्योमेट्री के बारे में हम जानते हैं, एक टेट्राहेड्रल, एक स्क्वायर प्लानर। ए में ये CFT का मैं फंडा बता रहा हूं, सॉरी VPT का, उसके बाद CFT अप्लाई करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 ज्योमेट्री, टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लानर। तो पहला जो 4 है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल में नीचे होता है ये CFT का, ऊपर होता है 3 T2। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया? 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है ना। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का 2 पॉसिबिलिटी, टेट्राहेड्रल, ये टेट्राहेड्रल के लिए मैंने बना दिया, एक और स्क्वायर प्लानर के लिए। स्क्वायर प्लानर के लिए नीचे होता है 2, मतलब dxz dyz वाला, इसके ऊपर आता है dz स्क्वायर, इसके ऊपर आता है dxy, और इसके ऊपर आता है dx स्क्वायर y स्क्वायर। तो ये एनर्जी ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल्स इन स्क्वायर प्लानर ज्योमेट्री। 8 इलेक्ट्रॉन फिलअप करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड, पहले नीचे वाला फिलअप हो गया ऊपर जाएंगे। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो गया, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया ना। 38 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 मतलब क्या होना चाहिए? स्क्वायर प्लानर। और निकेल 2 प्लस 38, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेगा? टेट्राहेड्रल, अगर टेट्राहेड्रल होगा तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा, अगर स्क्वायर प्लानर होगा तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इसलिए मैग्नेटिक मोमेंट से भी हमको पता चल जाता है तो कौन सा वाला कॉम्प्लेक्स टेट्राहेड्रल, कौन सा वाला स्क्वायर प्लानर। मतलब ये ज्योमेट्री डिसाइड करता है, मैग्नेटिक मोमेंट डिटरमाइंस द ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट एप्लीकेशन आते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर भी हम यहाँ पे जान पाते हैं कैसे। मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया, मेरे पास Z है 24, एटॉमिक नंबर 24 है, म्यू स्पिन ओनली ऑफ आयन 4.90 pm। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा ये पूछ रहा है क्वेश्चन ऐसे, ए मेटल ऑफ Z एटॉमिक नंबर 24, म्यू स्पिन ओनली ऑफ आयन इज 4.90, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? देखो Z24 दे दिया मतलब क्रोमियम, क्रोमियम हम ये जानते हैं 35 ऐसे होता है, ये क्रोमियम के लिए। बट यहाँ पे जो एक और बात, यहाँ पे जो लाइन यहाँ पे है ये आयन के लिए, मतलब क्रोमियम के ऊपर कोई एक ऑक्सीडेशन नंबर है। ये जो आयन, ये हाइपोथेटिकल आयन, मैंने यहाँ पे लिख दिया क्रोमियम प्लस X, ये आयन में मैग्नेटिक मोमेंट क्या आता है? 4.90, मतलब ये आयन में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये अगर म्यू स्पिन ओनली 4.90 है तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। बस ये ढूंढना है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होगा। देखो सिचुएशन क्या है, देखो सिचुएशन क्या है, क्रोमियम का मैं पहले बता देता हूं, ठीक से बात को समझो। ये 3D, ये 4s, बात ठीक से सुनो, 1 2 3 4 5, ये क्या है? क्रोमियम। मेरे को कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4, 1 2 3 4, ये 4 चाहिए मेरे, तो ये नहीं चाहिए, तो मतलब कितने इलेक्ट्रॉन मैंने लॉस किया? 2।
तो मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, ऑक्सीजन नंबर क्या होगा, +2। ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +2। समझ में नहीं आ रहा है? एक और देखते हैं। Z होता है 25। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर लेते हैं। म्यू स्पिन ओनली इक्वल टू दे दिया 4.90 भी है। देन ऑक्सीडेशन नंबर म्यू स्पिन ओनली ऑफ आयन, म्यू स्पिन ओनली ऑफ आयन 4.90 भी है। ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन, एटॉमिक नंबर Z25 है, म्यू स्पिन ओनली दे दिया आयन का म्यू स्पिन ओनली, तो ऑक्सीडेशन नंबर देखो यहाँ पे Z25 मतलब ये तुमको पता चल चुका है मैंगनीज। आयन का मैग्नेटिक मोमेंट दे दिया तो मतलब मैंगनीज के ऊपर एक प्लस x मैंने लिख दिया, मैंगनीज के ऊपर मैंने +x लिख दिया। तो ये x का वैल्यू निकालना है। मैग्नेटिक मोमेंट है 4.90 मतलब आयन में 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो पहले क्या करते हैं ना, पहले मैंगनीज का लिख लेते हैं, मैंगनीज का पहले लिख लेते हैं। मैंगनीज क्या है 35 है ना, ये 35 ये 4s2। कितने एम्पीयर इलेक्ट्रॉन मेरे को चाहिए, 4 एम्पीयर इलेक्ट्रॉन ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। तो तुम यहाँ पे एक और डाउट आ पाएगा, ये क्वेश्चन में आ पाएगा, मैंने यहाँ पे ये रिमूव कर दिया तो 4 ये रहने दो। बट पहले याद रखना, पहले इलेक्ट्रॉन s में जाता है उसके बाद d में जाता है। क्या बोला मैंने, देखो एक इलेक्ट्रॉन d में लॉस होने के बाद s का कोई भी बच्चा ये बोलेगा सर s का लॉस करना क्या जरूरत है यहाँ पे, बट उस बच्चे के लिए ये पहले दिमाग में फिट कर लेना। डी ब्लॉक में 3D सीरीज में जो हम यहाँ पे बात करें मैंगनीज 3D सीरीज मेटल, पहले इलेक्ट्रॉन s में जाता है उसके बाद d में जाता है, पहले d से नहीं जाता है। इसलिए आगे तो पहले जाएगा 4s में, 2 जाएगा इसके बाद में d में जाएगा, मतलब टोटल कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है 3। इसलिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +3। तो ऑक्सीडेशन नंबर भी हम यहाँ पे निकाल पाते हैं। तो ज्योमेट्री, ऑक्सीडेशन नंबर, हाई स्पिन लो स्पिन, कॉन्फिगरेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये सारे के सारे मैग्नेटिक मोमेंट डाटा से हम जान पाते हैं। नेक्स्ट इसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे एक और क्वेश्चन देगा, कौन सा केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा मैग्नेटिक मोमेंट को, कौन सा केस में नहीं करेगा। यहाँ पे मुद्दा ये है क्योंकि मैंने बोला था मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिज्म को स्पिन कंट्रीब्यूट भी करता है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट भी करता है। इसीलिए स्पिन ऑर्बिटल दोनों कंट्रीब्यूशन के लिए हमने एक फार्मूला लिखा था 4s × s + 1 प्लस l × l + 1 अंडर। ये फार्मूला में स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है। एक और चीज में मैंने बोला था, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाता है तो वहां पे हम बोलते हैं स्पिन ओनली फार्मूला, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। बट यहाँ पे ऑर्बिटल भी है और स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है। तो अभी मुद्दा ये है तो हम जानेंगे कैसे कौन सा केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करता है, कौन सा केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं करता है। देखो मैंने यहाँ पे बोला फ्री आयन के लिए 2 कंट्रीब्यूशन 3D सीरीज में स्पिन भी कंट्रीब्यूट करता है ऑर्बिटल भी कंट्रीब्यूट करता है। मान लो मैं टिटानियम 3+ का टिटानियम 3+ एक 3D सीरीज का फ्री मेटल आयन है। तो यहाँ पे हम म्यू स्पिन ओनली से मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। इसके लिए ये फार्मूला लागू होगा, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कौन सा केस में कौन सा फार्मूला। एक 3D सीरीज फ्री मेटल आयन अगर है वहां पे बहुत स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, तो इसके लिए ये फार्मूला लागू होगा। अगर मान लो दे दिया, अगर ये वाला D0 है, D5 है या D10 है,
इसके लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 होता है, इसके लिए हम कौन यूज करते हैं, म्यू स्पिन ओनली। अगर d 0 है, d 5 है, d 10 है, इसके लिए ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। और इस ये केस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन के लिए हम स्पिन ओनली फार्मूला यूज करते हैं। इसका मतलब क्या है, मान लो मेरे पास मैंगनीज 2 प्लस है, मैंगनीज 2 प्लस 3d5 है, d 1 2 3 4 5 ये जानते हो ना, -2 -1 0 + 1 + 2 सभी का एल वैल्यू ऐड करो, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन का एल वैल्यू, एक -2 है प्लस -1 है प्लस 0 है प्लस 1 है प्लस 2 है। देखो ये +2 -2 कैंसिल, +1 -2 कैंसिल 0, तो मतलब L 0 आ गया ना। तो L 0 मतलब क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0। तो मैंगनीज 2 प्लस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है। तो मैंगनीज 2 प्लस के लिए ये फार्मूला में L वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो इसके लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करेंगे, मैंने बोला था अगर L वैल्यू 0 हो जाता है उसके बाद जो फार्मूला मिलता है उसको क्या बोलते हैं हम, स्पिन ओनली फार्मूला। क्या था वो, 4s into s plus 1 under root और n into n plus 2 under root। ये फार्मूला को क्या बोलते हैं, स्पिन ओनली। समझ में आ रहा है बात। 3 मेटल आयन के लिए ये वाला फार्मूला। अगर ये सिचुएशन नहीं है तो अगर D0, D5, D10 वाला 3D सीरीज मेटल आयन है तो इसके लिए ये फार्मूला लागू नहीं होगा और बाकी के लिए ये फार्मूला लागू होगा। ये पहले पॉइंट समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आता है, अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया तो, अगर कॉम्प्लेक्स दे दिया, यहाँ पे हम दो कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे मुद्दा क्या है, मुद्दा ये है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। यहाँ पे मुद्दा क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कौन सा केस में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट, कौन सा केस में नहीं होगा। ये 3 मेटल आयन के लिए मैंने बता दिया। अभी कॉम्प्लेक्स को आते हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक में मैंने बताया है मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेशन का मेरे एक सेपरेट वीडियो यूट्यूब में है, मेरे चैनल में, वो देख लेना। ओट नोट और सम 36, मतलब ओट जो 36 एज हो जाता है वो इतने सुंदर नहीं दिखता है। ओट नोट और सम एज ऑफ 36, यहाँ पे O का मतलब है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, T का मतलब है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स, नोट तो पता है, OCM का मतलब क्या है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। और 36 मतलब T2G में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है या T2G में 3 इलेक्ट्रॉन है या T2G में 6 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये सिचुएशन है तो वो ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर T2 में T2G में 0 इलेक्ट्रॉन है या T2G में 3 या T2G में 6, इसको ये ऑक्टाहेड्रल के लिए, ये कौन सा कॉम्प्लेक्स के लिए, ऑक्टाहेड्रल। अगर ये बात टेट्राहेड्रल में बात करूंगा तो T20 या T23 या T26, ये किसके लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ये टेट्राहेड्रल के लिए, ऑक्टाहेड्रल के लिए। क्योंकि हम जानते हैं ना टेट्राहेड्रल के लिए हम G नहीं लिखते ना, तो ये ट्रिक याद रखना। तो T2G में अगर 0 इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। नोट लिखा है, नोट ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, ऐसे याद रखना। अगर ओट 36 एज का हो जाता है, ये इतने सुंदर नहीं है। ओट नोट और सम एज ऑफ 36, ये बता दिया मैंने, तो ये याद रखना।
T2G 0, 3 और 6 है तो वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो इसके ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन दे दिया नोट नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। चलो मेरे को दे दिया है T2G 4 EG2, क्या ये कॉन्फ़िगरेशन में ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा? तो हमको पूछ रहा है नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, क्या यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा? यहाँ पे क्या है T2G 4 है तो मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है। तो हमारा क्या दिया है नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यस। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा T2G 3 EG2, T2G3 यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नो, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नो, तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सी ऑप्शन अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे T2G6 EG1 तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नो, क्योंकि T2G6 हो गया ना, T2G6 T2G3 या T2G0 है वहां पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दिया E2 T2 ये क्या है, ये टेट्राहेड्रल, देखो ये टेट्राहेड्रल E2 T2 अभी T2 0 हो गया, यहाँ पे भी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा, ठीक है। E2 T2 1 हो गया, अभी ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन यहाँ पे होगा क्योंकि ये T2 1 है, T2 0 या T2 G3 या T2 6 नहीं है। अभी T2 G6 EG4 है, अभी T2 G6 है, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। तो ऐसे याद रखना T2 G3 T2 G6 या T2 G0 यहाँ पे क्या होगा ना, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होगा। तो ये वाला दिमाग में फीड कर लेना, ऐसे क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन ऐसे कॉन्फिगरेशन दे देता तो हमको बहुत आसान है, अगर ऐसे कॉन्फिगरेशन नहीं देगा एक कॉम्प्लेक्स दे देगा। कॉम्प्लेक्स मान लो मैं यहाँ पे दो कॉम्प्लेक्स, एक FeCN6 4- एक FeCN6 3- के लिए बता रहा हूँ। अगर हमको कॉन्फिगरेशन नहीं दिया हुआ है तो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है। यहाँ पे FeCN6 4-, यहाँ पे Fe2+ स्टेट में एक 3d6 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिख रहा है ना, तो यहाँ पे T2G यहाँ पे EG। बात को ठीक से सुनना, Cn- एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, इसलिए सभी का इलेक्ट्रॉन पहले T2G में डाल दो। तो T2G6 कॉन्फिगरेशन क्या हुआ देखो, T2G6 EG0, यहाँ पे नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक बोला मैंने, नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये कॉम्प्लेक्स के लिए हम मैग्नेटिक मोमेंट कौन सा फार्मूला से निकालेंगे? तो हमको पता है यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो म्यू एक्सपेरिमेंटल बराबर टू म्यू स्पिन ओनली होगा, ठीक बोला मैंने ना। अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो वहां पे हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए कौन सा फार्मूला हम यूज करते हैं? स्पिन ओनली फार्मूला यूज करते हैं। चलो अभी FeCN6 3-, ठीक से बात को समझना। यहाँ पे आयरन 3+, आयरन 3+35 Cl स्ट्रॉन्ग फील्ड, तो यहाँ पे हम T2G वाला कॉन्सेप्ट जो लेके आएंगे वहां पे हमको दिखेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड में पहले इलेक्ट्रॉन T2G में फिलअप होता है, तो ये कॉन्फिगरेशन हो जाता है T2G5 EG0। तो T2G5 मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट यस होगा, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे ये होगा। तो मतलब यहाँ पे म्यू एक्सपेरिमेंटल नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली,
तो इस केस के लिए एफिशिएंसी 3 माइनस का मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम n इंटू एन प्लस 2 अंडर रूट ये फॉर्मूला हम यूज नहीं करेंगे इसके लिए, बट इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। बात क्लियर? क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब स्पिन ऑन कंट्रीब्यूशन है, तो यहाँ पे स्पिन ओनली फॉर्मूला लागू होगा। यहाँ पे स्पिन का यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए स्पिन कंट्रीब्यूशन भी है ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन भी है, तो दोनों के लिए कौन सा वाला फॉर्मूला 4s into s plus 1 plus l into l plus 1 अंडर रूट। तो ये डिफरेंस है। अगर एक कॉम्प्लेक्स दे देता है, एक कॉम्प्लेक्स दे देता है कहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है कहाँ पे नहीं है, इसके लिए हमको क्या करना है ना, कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, तो बात हमारा ठीक से क्लियर हो पाएगा। अगर मैं ये कॉम्प्लेक्स लिखूं Mn क्वार्टर 6 2 प्लस, ये कॉम्प्लेक्स लिखना, तो यहाँ पे देखो मैंगनीज 2 प्लस स्टेट में है, तो मैंगनीज 2 प्लस मतलब D5, वाटर एक वीक फील्ड लिगेंड, तो यहाँ पे तो T2G वाला कॉन्सेप्ट आएगा क्योंकि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स 5 इलेक्ट्रॉन है, वीक फील्ड मतलब पहले सभी में एक एक डाल देते हैं, उसके बाद पेयरिंग शुरू होता है, पर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया इसलिए पेयरिंग शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पे कॉन्फ्यूजन देखो क्या हो गया, T2G3 Eg2, देखो T2G3 है तो मतलब यहाँ पे नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन 0 है, ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा मैग्नेटिक मोमेंट। तो यहाँ इस केस के लिए मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए हम कौन सा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, स्पिन ओनली फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम ए कॉम्प्लेक्स में मैग्नेटिक मोमेंट निकालने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और हम इसको ऐसे भी बोलते हैं म्यू एक्सपेरिमेंटल इज इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली। ठीक बोला मैंने? ठीक बोला? अगर ये दे दिया मैंगनीज क्वार्टर 6 3 प्लस, मान लो ऐसे आ गया, तो यहाँ पे मैंगनीज 3 प्लस स्टेट में, मैंगनीज 3 प्लस मतलब 3d4, अभी 3d4 मतलब क्या हो जाएगा देखो, T2G3 Eg1, ये भी ना, ये भी ना, तो T2G3 Eg1, तो इसके लिए क्या होगा देखो, इसके लिए क्या होगा ना, इसके लिए भी T2G3, इसके लिए भी नो ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन, तो इसके लिए भी सेम सिचुएशन। तो मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं, अगर ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन नहीं है तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे, स्पिन ओनली फॉर्मूला से हम मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे। अगर कहां पे भी बहुत स्पिन कंट्रीब्यूशन है और ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन है, मान लो इसके जगह से ये आ गया क्वेश्चन, टिटानियम क्वार्टर 6 2 प्लस, मान लो इसे टिटानियम 2 प्लस है, टिटानियम 2 प्लस मतलब 32, तो ये क्या होगा कॉन्फिगरेशन T2G2 Eg0, तो यहाँ पे T2G2 है, मतलब इसके लिए म्यू एक्सपेरिमेंटल नॉट इक्वल टू म्यू स्पिन ओनली, क्योंकि T2G2 है, तो यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूशन टू मैग्नेटिक मोमेंट यस होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा टुवर्ड्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट ये था। तो ये लास्ट वाला जो मैंने बताया कहाँ पे ऑर्बिटल कंट्रीब्यूट करेगा कहाँ पे नहीं करेगा, कौन सा केस में कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये मैंने बता दिया। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत लंबा हो गया। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में मैं यहाँ पे कोशिश किया है सारी बातें आपको बताने के लिए, एक वीडियो में सब मैंने बता दिया, सब टाइप का बता दिया मैंने। तो उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो को बहुत प्यार दोगे, ये वीडियो को लाइक करोगे या शेयर करोगे। ठीक है, और ये उम्मीद के साथ हम ये उम्मीद करते हैं तो अगले वीडियो भी बहुत अच्छा होगा, तो वेट कीजिए नेक्स्ट वीडियो के लिए।
तो उसके लिए थैंक यू।